सुनो, जो ये लाइंस एंड एंगल्स है ना, कहीं ना कहीं हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस देन एंगल्स। अब एंगल्स कैसे बनेगा, विदाउट लाइंस तो बनेगा नहीं, लाइन जो होगी। अब लाइन में डिफरेंट टाइप की चीज समझनी है। देखो लाइन क्या होता है आपको पता है, इसे आप लाइन कहोगे। अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट से लाइन बन जाएगा, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए आपको लाइन बनाने के, ठीक है। और एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए, ओके। तो देखो एक सुनो मेरी बात, जो एक लाइन होता है ना, एक लाइन के दोनों साइड, दोनों एंड जो ना ये एंड वाले जगह, दोनों पे एरो होते हैं। क्या होते हैं, एरो। ये आपका एक लाइन है, ठीक है। ये क्या है, लाइन है, ओके। फिर बात आती है लाइन सेगमेंट की। क्या आती है बात, लाइन लाइन सेगमेंट में क्या होगा, जो लाइन सेगमेंट होता है ना, वो लाइन का एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है। क्या होता है, एक पोर्शन या एक पार्ट कह सकते हो आप। तो एक लाइन में से हमने कहीं से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया बाहर, उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दोनों ही एंड जो है ना, एंड वाले जगह, उन दोनों पे क्या होगा, पॉइंट होगा। ये एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट कहाँ से आया, लाइन से ही आया है। और लाइन से कैसे आया है, एक पार्ट है, एक पोर्शन है, ठीक है। छोटा सा कोई पार्ट, छोटा सा बड़ा कर सकते हैं ना, क्योंकि लाइन जो है ना वो इनफाइनाइट है, कहीं रुक नहीं रही है। एक्चुअली बना दिया मैंने ऐसे, आप चाहो तो इसको और बड़ा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लाइन में। लेकिन लाइन सेगमेंट को और बड़ा कर सकते हो अभी के लिए नहीं, जो ले लिया आपने वो ले लिया, ठीक है। फिर आता है एक चीज होता है रे, इस सब पढ़ा होगा आपने, एक साइड, हाँ वो क्या होगा। अब देखो एक साइड डॉट और एक साइड एरो होगा रे में, ये सब क्या है, बेसिक बातें हैं, बेसिक टर्म्स होती हैं। एक साइड डॉट और एक साइड एरो, चाहो तो इस एरो को इससे ले लो, लेकिन इससे फिर डॉट लेना, तो ये होता है रे, ओके। क्या होता है, रे। ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको, तीनों चीजें क्लियर है। कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। तो हमने पेयर ऑफ जो लाइन के टाइप्स है कहना कि हम उसके अंदर लाइन से क्या क्या निकला, लाइन सेगमेंट निकला और रे निकला। हमने इसे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। लाइन डिस्कस हो गया, लाइन सेगमेंट ये सब बुक्स में है आपके। रे भी हमने डिस्कस कर दिया, ओके। देखो अब पेयर ऑफ लाइंस डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, पेयर ऑफ लाइन। अगर दो लाइन होंगे एक साथ में तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, पैरेलल। हाँ, दो लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती है। पैरेलल मींस अभी एक मिनट समझेंगे। अब हम समझ रहे बारे में बात कर रहे हैं, पेयर की बात करेंगे। पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस में क्या हो, ये सब का नोट्स दूंगा, मेरे पास है बना हुआ, मैंने भेजा नहीं है। पेयर ऑफ लाइंस मतलब बुक में से आप प्रॉपर ढूंढोगे टाइम लगेगा, लेकिन वही प्रॉपर मिला हो, मिल जाए बढ़िया से अच्छा रहेगा ना। तो पेयर ऑफ लाइंस में क्या होगा, देखो दो पेयर का मतलब क्या कहना कि दो है ना, दो से ज्यादा तीन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लाइंस देखो, पहला कंडीशन हो सकता है वो लाइंस आपस में ना पैरेलल हो। क्या हो, देखो एक ये लाइन मैंने ले लिया, इसके पैरेलल में ही एक लाइन ले लिया। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइज में सेम हो। जो पैरेलल होते हैं ना पैरेलल, उनमें साइज में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम टाइप के दिखने चाहिए, है ना। देखो जो इस टाइप से वो भी इस टाइप से ही दिया हुआ है। अगर मैंने एक ऐसा बना दिया और एक ऐसा बना दिया, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है लाइन? ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ये पैरेलल नहीं है पर ये पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल होने के लिए ना दोनों सेम जैसे दिखने में सेम होने चाहिए, ओके। अब ये देखो ये कैसे ऐसे हो गया और ये क्या है ऐसे, दोनों में डिफरेंट आ गया ना। तो ये पैरेलल, एक कंडीशन पैरेलल वाला होता है पेयर ऑफ लाइंस। दूसरा इंटरसेक्टिंग कंडीशन हो सकता है। एक ही लाइन है और एक लाइन लेट्स से ऐसे करके आपस में क्या करा इन्होंने, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। और कुछ हो सकता है, दो तो मेन आपके लिए दो ही है, ठीक है ना, पैरेलल वाला और इंटरसेक्टिंग वाला, ये दो मेन है। अभी एक चीज और पढ़ेंगे 10th क्लास में, वहां पे जाएंगे जब ग्राफ में आएंगे तब समझेंगे। अभी के लिए दो ही काम आने वाला है, पैरेलल कंडीशन और इंटरसेक्ट वाला। अब पैरेलल और इंटरसेक्ट दोनों से ना डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एंगल्स बनेंगे, वो भी डिस्कस करना है, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में, ओके। टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टाइप्स ऑफ एंगल उस पे आएंगे, अलग अलग चीजें बोलेंगे। एक्यूट वो इन, हाँ यस, अब सही बात है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किस एंगल को एक्यूट कहोगे,
डेफिनेशन क्या है उसका? जो 90 लेस देन 90 एंड जो 0 से ज्यादा होना चाहिए यार, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ये सब तो बचपन से करते आ रहे हो यार आप लोग। एक्यूट एंगल का मतलब सीधी सी बात ये है, एक ऐसा एंगल जो 0 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। 89 होगा ना, वो भी एक्यूट है, लेकिन जैसे ही 90 हो गया एक्यूट नहीं रहा, राइट एंगल है ना। ये सब चीज आपको पता होंगी, भूल गए हो रिवाइज होगा भी, है ना, याद आ जाएगा। तो 0 से ज्यादा होना, 0 से ज्यादा होना चाहिए, 1 डिग्री पे होगा तो वो एक्यूट है, ठीक है। 0 से ज्यादा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट। ओके, उसके बाद बात आती है राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट एंगल, और ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, लेस देन 180 ऑब्ट्यूज। फटाफट से ये सब बात लिखो, ये एंगल्स लिख करके वहां पे नाम डाल दो बस, ठीक है। मैं नोट भेज दूंगा, फिर भी ये थोड़ी बहुत चीजें लिखो, और जो मैंने आपको दिया है अभी जो बताया हूं एंगल्स के बारे में, ऊपर लिख लो टाइप्स ऑफ एंगल्स और फिर लिखो। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने क्या समझा? एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, 90 डिग्री राइट एंगल। थर्ड आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 एंड लेस देन 180। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ, जो टाइप्स ऑफ एंगल का जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ एंगल्स में जो फोर्थ है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, जैसे कि मैंने आपको एक एंगल देता हूँ, लेट्स से ये एंगल है, लेट्स से 110 डिग्री। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस एंगल का, जो ये एंगल दिया 110 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो। 7th क्लास में क्लियर का क्वेश्चन था कि समथिंग एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ कितना होगा। जब भी आपको पहले तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल में होता है क्या? तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से ज्यादा होगा। लेट्स से एक एक्स एंगल है, एक एक्स एंगल है, वो जो एंगल होगा 180 से ज्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा। ये बात समझ में आ गई? लेस देन 360 इस एक्स की वैल्यू होगी, बट 180 से ज्यादा होगी रिफ्लेक्स एंगल की। मतलब जो भी रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 180 से ज्यादा होगा और लेस देन 360। तो देखो 110 का रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? 360 में से 110 को माइनस कर दो, आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में अगर किसी भी एंगल का स्पेशल मेंशन करेगी इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालो, तो उस एंगल को नॉर्मली फाइंड करो और 360 से माइनस कर दो, आपका कौन सा एंगल आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। समझ में आ गई बात? जिस भी एंगल का निकालो, मैंने कहा आपको 110 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालो, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 360 में से माइनस करूंगा 110 को, कितना आएगा? 250 आएगा। यस, तो 250 क्या है? इस एंगल का, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। और जो रिफ्लेक्स एंगल कॉन्सेप्ट है ना, मतलब कि ये जो एंगल है ना, ये इस साइड वाला, यही है 250, क्योंकि पूरा क्या होता है? 360। यस, तो 110 का रिफ्लेक्स क्या है? 250। तो ऐसे आप नहीं करोगे, आपको ऐसे पढ़ना ही पड़ना है। और विद नेम, यहाँ पे नेम लिखा होगा, यहाँ पे एबीसीडी है ना एंगल्स के, आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल समथिंग एबीसीडी इक्वल टू 360 माइनस समथिंग जो उस एंगल में दिया हुआ। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉलेज है, प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पा रहे तो बहुत बेकार हो जाएगा ना। होता है, नॉलेज होता है बच्चों को, वो कर नहीं पाते, कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें, कहाँ से लिखना शुरू करें, क्या लिखना शुरू करें, ये दिक्कत हो जाती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी बातें? जब आप ये सारे टर्म्स समझ जाओगे ना, ये सारे टर्म्स ज्योमेट्री के, स्पेशली इस चैप्टर के, तब आपको इजीली काम कर पाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इस चीज समझो अपनी डायरी में, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हर क्वेश्चन एक टर्म्स बताऊंगा, मजा नहीं आएगा। पहले सब चीज समझ लो, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने? पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट पेयर ऑफ एंगल एक टॉपिक होगा कहीं ना कहीं। ओके, उसके अंदर आपका पॉइंट आएगा पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि 2,25,000 में से इंटरसेप्शन फैक्टर कितना है। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो बचेगा वो डिविजिबल प्रोडक्ट। उस डिविजिबल प्रोडक्ट को यहां मारने देंगे, तो ये आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? कौन बताएगा? डिविजिबल प्रॉपर्टी पेयर ऑफ एंगल्स हम पढ़ रहे हैं। डिविजिबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉपर्टी जितना टोटल प्रॉपर्टी था 2,25,000 जिसका सर 90 डिग्री हो,
सही है। तो मतलब क्या, एक अकेला एंगल होगा तो आप उसको उसका वैल्यू 90 तो आप उसको पेयर ऑफ एंगल्स कहोगे, और पेयर ऑफ एंगल तो कह नहीं सकते ना। मतलब टॉपिक हमारा क्या है, पेयर ऑफ एंगल। इसका मतलब कोई दो एंगल्स का पेयर होगा और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे 90, तो आप उसे क्या कहोगे, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 180। यस, आते हैं उस पे बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सीधी सी बात ये है भाई, कोई भी दो एंगल्स मिलके अगर 90 बना दे, सम करने पर 90 बन जाए, तो आप उसे क्या कहोगे, ये पेयर ऑफ एंगल्स के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है ये, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। अगर तीन एंगल बना रहे हो तो तीन एंगल का कांसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल लिख सकते हैं, दो एंगल्स होंगे, ओनली टू एंगल्स, ओके। सुनो, ये 20 डिग्री दिया मैंने, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड है, इसमें ले लेते हैं लेट्स से 60। टोटल 3 एंगल्स नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, इन तीनों में से कौन से दो एंगल्स मिल करके 90 बना रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, 90 को बोल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो आप बोलोगे 1 और थर्ड वाले मिलके बना रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों मिलके 90 बना रहे हैं। जो भी दो एंगल्स मिलके 90 बनाएंगे उन्हें आप पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहोगे। पेयर ऑफ एंगल नहीं बोलते, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, प्रॉपर नेम दे दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल्स मिलके 90 बनाया, आप उसको क्या बोलोगे, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? अब ठीक है, इतना करो। अब इसके बाद यहाँ पर जो एंगल है उसमें इंटरनल अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, थोड़ा ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है दोनों में, कभी इसको 90 कभी इसको 180 समझते हैं। आप लोगों को भी होता है क्या, वो इसलिए करना पड़ेगा कि हमारे नहीं होता, कभी कभी होता है ना। इसका एक इसी तरीका बताता हूँ कैसे याद रहेगा, क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, सप्लीमेंट्री वाले पता है क्या होता है, दो एंगल का सम अगर 180 आ जाए ना, कितना आ जाए 180, तो वो सप्लीमेंट्री है, और इस वाले में कितना होता है 90 हो सकता है। एक बात बताओ, पहले सी आता है अल्फाबेट्स में या पहले एस आता है, मतलब सी छोटा है एस से इसलिए 90, ठीक है, और एस बड़ा है इसलिए 180, ये ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में सी इसलिए 90 और सप्लीमेंट्री में एस इसलिए, तो ये इस वे में आप क्या करना, ये तो होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों को सप्लीमेंट्री में 90 बोलते हैं, कभी इसमें 180 बोलते थे, और फिर सोचते हैं कि नहीं सर वैसा है, तो फिर वो चेंज कर देंगे, कोई बात ही नहीं। अगर एक बार एग्जाम में गलती हो गई तो वो भी गलती ना भाई, नंबर कट गया, तो उसको करेक्ट होना किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा क्लियरिटी रखना है। सी कॉम्प्लीमेंट्री सी एस से पहले आ रहा है ना, इट मींस 90 मतलब कम डिग्री, ओके, और सप्लीमेंट्री में एस इसलिए 180, ठीक है। मतलब कोई भी दो एंगल्स मिलके अगर 180 बना रहे हैं, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे, सप्लीमेंट्री कहोगे। तो 10% यहाँ तक क्लियर? तो 3,80,500 सब बुक में दिया हुआ है, मत वही बात है, बच्चे पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं, लेकिन चीजों को नहीं निकालते। तो मैं सिर्फ पहले सब चीज बता रहा हूँ क्या क्या चीजें पॉइंट्स, ये समझ में आ गया। 3rd एडजेसेंट एंगल सुना है आपने, एडजेसेंट, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट भी नहीं होगा। ओके, एडजेसेंट एंगल जो एक दूसरे के पास होते हैं, इक्वल एक लाइन में होते हैं एंगल्स, जो एक ही लाइन में लाए जाते हैं। तो अब जो इसका थोड़ा कुछ अच्छे से और कुछ अच्छे से इक्वल नहीं, सुनो मैं क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, यहाँ भी पसंद है, ये छोटे लेते हैं, देखो इक्वल नहीं होता है, ये देखो ये एक एंगल, ठीक है। अब इसमें ना एक यहाँ से एक रे बना दिया, रे क्यों बनाई, मैंने एक ही एरो लिया है ना। अब जो ये एंगल बना है ये वाला, यहाँ पे जो ये एंगल छोटा सा बन गया, एक एंगल क्या हुआ, दो पार्ट्स में कट गए, हो सकता है इक्वल हो सकता ना भी हो इक्वल, मुझे नहीं मतलब है, मेरा मतलब है ये एंगल और जो ये एंगल बना है, ये छोटे वाला ये और छोटे वाला ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट। मतलब एडजेसेंट एंगल तब बनता है जब इनके दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो। क्या हो, कॉमन वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है कॉमन वर्टेक्स है। अगर नेम लिखूं मैं इसका, जैसे ए बी सी
चलो देखो, एक एंगल है ए सॉरी बी ए सी, बी ए सी एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल कौन सा बन रहा है डी ए सी, डी ए सी। मैंने बी ए सी कहा, मैं चाहता तो सी ए बी भी कह देता, पर बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से डी ए सी कहा तो सी ए डी भी कह सकता था। अब इन दोनों में कौन सा एक लेटर दिखा हुआ आपको, ए जो ए वाला है, ये जो ए वाला पॉइंट है, ए वाला जो पॉइंट है, बी ए डी भी दोनों में ए वाला जो पॉइंट है ना वो कॉमन वर्टेक्स है। ए सी सी भी कॉमन है लेकिन वो वर्टेक्स नहीं है। बी ए डी भी तो बनता है, डी ए बी बन रहा है, मैंने कहा नहीं बन रहा है, और वो एक अकेला एंगल होगा ना, उसी एंगल के दो जगह दो पार्ट्स बने हैं, मैं उन पार्ट्स की बात कर रहा हूं, मेनली पार्ट्स की बात कर रहा हूं। उस बड़े एंगल में क्या बन गया, अब दो पार्ट्स हो गए हैं ना, वो ये दोनों एंगल से बन गए हैं, करेक्ट है। दोनों में लेटर्स कौन से, ए सी कॉमन है, लेकिन सी कहां है, यहां पे है, और ए यहां पे है। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्या है, एक वर्टेक्स है, ये क्या है, एक वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। तो कॉमन वर्टेक्स का होना और एक कॉमन ये देखो, ये जो है कॉमन, ये AC, देखो AC क्या है, दोनों एंगल्स में कॉमन है ना, मतलब एक AC है जो कि दोनों में कॉमन है और एक वर्टेक्स भी कॉमन है। तो ऐसा कभी भी कंडीशन मिले कि एक वर्टेक्स कॉमन आ जाए और एक इस टाइप को कॉमन आए, तो आप उन्हें क्या, उन एंगल्स को क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल्स, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब देखो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं, ध्यान देना, अभी ध्यान देना, थोड़ा चेंज करूंगा। ध्यान दो, मैंने आपसे बोला कि एंगल QPR, एक ये एंगल और एंगल QPS। एक बात हो, इसमें एक और बात मैंने नहीं बताई, और जो एडजेसेंट एंगल होता है कैसे पता करते हैं एडजेसेंट एंगल का, ये थोड़ा अजीब सा लगता है एडजेसेंट एंगल वाला, ध्यान सुनना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसके कोई भी एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होने के तीन कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि जो कॉमन वर्टेक्स होगा ना उसके साथ ही एक वो होगा, मतलब एक कॉमन आर्म होगा, ये आर्म, मतलब मैंने कि आज को हिंदी में बोलते हैं इसका ना साइड वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि एक प्रॉपर एक वो नहीं बन रहा है, डायग्राम नहीं बन रहा है, इसलिए साइड वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं आर्म, ठीक है। तो ये होता है, देखो ये वाला जो चीज है ना ये दोनों में आ, देखो ना AC आ रहा है, और रिमेनिंग जो दो होते हैं आर्म, रिमेनिंग एक ये और एक ये, वो कॉमन वाले के ना एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, ये थर्ड कंडीशन है। अब देखो इसके एक इस साइड है एक इस साइड है, क्या दोनों साथ में तो नहीं है। जो कॉमन आर्म होगा ना उसके अलावा जो दो होंगे वो एक कॉमन वाले के एक उस साइड होगा और एक इस साइड होगा, देखो एक इस साइड है एक इस साइड है ना, ये तीन कंडीशन है, ये होगा तभी आप उनको कहोगे कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो जो कॉमन है, जो AC कॉमन है ना भाई दोनों एंगल्स में, तो रिमेनिंग जो ये AD और AB है वो क्या है, AC के इस साइड और इस साइड है ना, है तो हाँ बिल्कुल ये एडजेसेंट है, नहीं है तो बोलना नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। अब मैंने ये दो एंगल्स किया, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये तीनों से अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक करते हैं, देखो QR गलती कर दी QPR, यहाँ P है QPR, ठीक है, मतलब ये छोटे वाला एंगल, ये छोटे वाला, ओके। अगला क्या दिया है QPS, ये बड़े वाला एंगल। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये नहीं, ध्यान समझो, उसके लिए तीन कंडीशन बताई थी ना, देखते हैं तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, ओके। दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है, हाँ P है कॉमन वर्टेक्स, P है ना, इस वाले एंगल्स के लिए भी वो आ जा रहा है और इसके लिए भी P आ गया ना, ठीक है। चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा कंडीशन क्या था, कॉमन, क्या इनमें कोई एक है जो कॉमन हो जाएगा, साइडिंग हो जाओ, QP, जो QP है एक ये कॉमन हो गया, चलो ठीक है कॉमन हो गया, एक वो आर्म कॉमन मिल गया, लेकिन जो QP कॉमन मिला है वो उसके अलावा जो दोनों हैं वो दोनों क्या एक इधर है, नहीं दोनों तो ऊपर है ना यार, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ये तीन कंडीशन आप समझ में आ गए, अच्छे दिमाग में क्लियर हुआ, थर्ड वाला नहीं हुआ। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है जो भी कॉमन, देखो दोनों में कॉमन एक जो दिख रहा होगा, कॉमन मतलब एक लेटर कॉमन नहीं, दो लेटर कॉमन साथ में से, तो QP दोनों में मिल गया, लेकिन जो कॉमन मिला है उसके अलावा जो दो है, मतलब ये जो मिल गया उसके अलावा दो और भी तो हैं, वो
दोनों एक इस साइड उसके होने चाहिए, एक इस साइड होना चाहिए, एक लेफ्ट साइड राइट साइड आप ऐसे बोल सकते हैं, एक दूसरा साइड एक दूसरा साइड होना चाहिए, तो वो होंगे एडजेसेंट एंगल, अदरवाइज नहीं होंगे। इस वाली कंडीशन में थे ऐसा क्योंकि सी ए मिला था हमें, कॉमन ए सी मिला था ना, तो एक इस साइड है देखो एडी और एक इस साइड है एडी, है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें क्यूबी मिला हमें कॉमन, लेकिन इसके इस साइड में दोनों हैं, इधर और इधर नहीं है ना, दोनों ही ऊपर है। इट मींस ये एंगल जो दिए हैं मैंने, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। बात समझ में आ गई? एडजेसेंट एंगल क्लियर हुआ? सर मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बैठा। क्योंकि मैं 5 मिनट लेट भी तो आया था ना, इतना तो बनता है, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ओके, हम बात कर रहे हैं लीनियर पेयर की, है ना। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर है, ये क्या कहता है लीनियर पेयर? आपको क्या होता है लीनियर पेयर? बोलो। सर जिसको 180 से देखो वर्ड क्या है, लीनियर एंड पेयर। ओके, देखो बात कहना है कि पेयर बोले मतलब दो एंगल्स हो गए, मतलब सीधी सी बात ये है कोई भी दो एंगल्स मिल करके 180 बना देना सम करने पर, लेकिन एक ही लाइन पर, तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा। अब कहोगे सर आप सप्लीमेंट्री में भी तो बोले थे 180 वाली बात, लेकिन वो दोनों एंगल्स अलग अलग होंगे। जैसे ये इसमें मैंने बताया था कि 70 प्लस 30 दोनों अलग अलग बने ना, अलग अलग है ना, एक साथ तो नहीं है ना। लेकिन लीनियर पेयर में क्या होगा, एक ये लाइन, ओके, ये एंगल आपका लेट से है 70, ये एंगल बनेगा 180, दोनों का सम 180। ये जो दोनों मिलके क्या बनाया 180। लीनियर पेयर का यूज कैसे करें उसको समझते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो लेट से ए बी नेम दे देते हैं सी एंड डी, एबीसीडी दे दिया। मैंने आपसे बोला कि आप मुझे ये एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, क्या होगा इसकी वैल्यू 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। लेकिन क्यों होगा, तो उसमें आप रीजन दोगे कि हमने लीनियर पेयर का यूज किया। क्या यूज किया, लीनियर पेयर। कैसे, आप बोलोगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी डी, ये सब आपने किया है छोटी क्लासेस में 7, 6 में। इन दोनों का सम 180 होता है सर जी। लेकिन क्यों होता है सर जी, ऐसा है ये दोनों मिलके 180 इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। क्या है ये, लीनियर पेयर हैं। अब लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि एक सीधी लाइन पे जितने एंगल्स बनेंगे, जितने भी एक सीधी लाइन पे, वो सारे लीनियर पेयर होंगे और उनका सबका सम 180 होगा। यहाँ पे मैं एक ऐसे खींचता ना और तो 4 एंगल्स हो जा रहे थे, उन सबका सम 180 होता, क्योंकि एक सीधी लाइन पे बने ना वो सारे एंगल्स। और जब भी एक सीधी लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, सीधी सी लाइन में कितने के एंगल्स बने, उन सबका सम कितना 180। रीजन लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। मैंने शॉर्ट में एलपी लिख दिया। ओके, आपको करेक्ट पूरा फुल फॉर्म यूज करना है। तो लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप इस वैल्यू को निकाल दोगे। इसकी वैल्यू कितनी 70, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता पर पता चल जाएगी डी बी सी। 80 - 70 का अब इस 70 को इससे ले जाओ, एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। आपको सर इतना टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट 110 लिख देते नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। क्यों 180 इक्वल क्यों आया, क्योंकि मैम ये लीनियर पेयर है इसलिए आया। फिर आगे सॉल्व किया आपने और ये निकाल दिया। आ गया समझ में, लीनियर पेयर का यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, बहुत यूज है। तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, और लीनियर पेयर क्या है समझ लोगे आप। एक सीधी लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और डेफिनेशन के पीछे मत जाओ, बस ये बात समझो, लीनियर पेयर में आपका 180 सम आता है। आप ये देख सकते हो, समझना जरूरी है।